हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। मेरी फुल गारंटी है, अगर आपने एक बार इस वीडियो को और इस फॉर्मेट को समझ लिया ना, तो आपको किसी वीडियो को और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो बी वॉचिंग, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट समझने को मिलेंगे जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। और अगर आपने इस फॉर्मेट को एक बार समझ लिया तो मेरी गारंटी है आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से रिलेटेड किसी भी सम को जस्ट इन अ सेकेंड सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको पूरा फॉर्मेट पता है। तो प्लीज़ इसको पूरे ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपको बहुत अच्छे ट्विस्ट पता चलने वाले हैं इस वीडियो में। तो इसमें पहले आपको इसका नाम समझने की ज़रूरत है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट होती क्या है। ठीक है, जैसे कि हमने फर्स्ट पहले पढ़ रखा है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। देखिए साइड में बॉक्स में लिख रखा है कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, हमारा एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट किनके बीच में होता है, कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी। ठीक है, एक होता है हमारा कॉन्ट्रैक्टर और एक होती है हमारी कॉन्ट्रैक्टी। इन दोनों के बीच में होता है कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद देखिए क्या लिख रखा है, इट इज़ रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन वर्क। ये किससे रिलेटेड होता है, कंस्ट्रक्शन के वर्क से। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन के वर्क कौन कौन से हैं, बिल्डिंग, रोड एंड ब्रिजेस। वहाँ पे देखिए बिल्डिंग, रोड एंड ब्रिजेस। ठीक है, उसके बाद देखिए लॉन्ग टाइम के लिए होता है, मोर देन 1 ईयर। लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट ग्रेटर देन 1 ईयर, मतलब 1 ईयर से ज़्यादा का होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का मीनिंग समझ आ गया होगा। 2 पर्सन्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसकी जो कॉस्ट मिलती है वो होती है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठीक है, इट इज़ रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन वर्क, ये एक तरह का कंस्ट्रक्शन वर्क होता है। ठीक है, उसके बाद है ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है, इसको कंप्लीट होने में लॉन्ग टाइम लगता है। जैसे कि बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड्स, इसका कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी को मिलता है तो वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है। इसमें एक्सपेंसेस कौन सी आती है, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर। और इनडायरेक्ट कौन सी है, ऑफिस एक्सपेंसेस, स्टोर्स एंड मार्केटिंग। ठीक है, एंड एवरी ईयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट विल बी ओपन। हर साल इसमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ओपन किया जाता है। ये ना जस्ट आपको एक मैंने छोटा सा हिंट दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होती है। अभी जब इसका फॉर्मेट हम सीखेंगे तो उसमें आपको पूरी तरह क्लियर होने वाला है कि ये चीज़ है क्या। ठीक है, एक इसमें एक चीज़ और समझानी है कि कॉन्ट्रैक्टर है, एक है कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टी कौन है, जैसे गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट देती है ना बिल्डिंग, रोड्स और ब्रिजेस का कॉन्ट्रैक्ट। तो एक कॉन्ट्रैक्टी एक तरह से होगी गवर्नमेंट या जो भी बिल्डर है जो देता है, ठीक है, कुछ भी बनाने के लिए। और कॉन्ट्रैक्टर हो गया जो उस चीज़ को करेगा, कॉन्ट्रैक्ट को करेगा, जो ब्रिजेस, रोड्स वगैरह को बनाएगा। ठीक है, तो हमने जो अब ये सारा सिस्टम करना है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का, वो कॉन्ट्रैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। हमने खुद को कॉन्ट्रैक्टर समझ के चलना है और हमने अपने खाते में वैसे ही अकाउंट्स बनाने हैं। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीज़ समझ आएगी क्या समझा रही हूँ मैं। हमने कॉन्ट्रैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है। कॉन्ट्रैक्टर, अगर हम एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, अगर हम किसी का काम कर रहे हैं, तो अगर हम उसका कुछ खर्चा खुद से कर रहे हैं तो हम कौन कौन सी चीज़ों को मैनेज करेंगे। अभी जब आपको मैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट सिखाऊंगी ना बनाना, तो उसमें ये चीज़ आपको पूरी ध्यान में आएगी, क्योंकि उसमें आप अगर कोई एक्सपेंसेस कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट इसका है, आप कॉन्ट्रैक्टर हो तो आप सामान वगैरह लाओगे। अगर आप कोई खर्चा कर रहे हो तो आप उसको एक्सपेंसेस साइड रखोगे। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट ही आपको उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ इनकम दे रहा है, इनकम हो रही है, आपको पैसे मिल रहे हैं, तो आप उसको इनकम साइड में रखोगे। ये सब हम प्रोसीजर में देखेंगे। अभी के लिए कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर है। अब हम चलते हैं इसके फॉर्मेट की तरफ। जैसे कि आपको कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंट का एक फॉर्मेट सा स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, इस फॉर्मेट में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं समझने वाली, अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे। इसके बाद आपको किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, तो इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है और सभी चीज़ें इसमें कवर्ड है। ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं हम। स्टार्टिंग में हमारा यहाँ पे मटेरियल है जो कि ऑब्वियस है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इस साइड आपके जो भी एक कॉन्ट्रैक्टर होने के तौर पे जो भी आपके खर्चे कर रहे हो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को करने पे, वो आपने इस साइड लिखनी है। जो भी आपकी उस कॉन्ट्रैक्ट को करते करते इनकम हो रही है उसको आपने उस साइड लिखना है। जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, नो डाउट ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है, बट आपने इसमें एक तरह से जो आपको एक्सपेंसेस हो रहे हैं आपको इस साइड लिखनी है, और जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट से आपको इनकम हो रही है आपको उस साइड लिखनी है। आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हो और कॉन्ट्रैक्टर की साइड से ही बनेगा, ये कॉन्ट्रैक्टर ही अकाउंट बनाता है। जो ब्रिजेस वगैरह को प्रिपेयर करता है वो होता है कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टी जो उसको वो कॉन्ट्रैक्ट देता है। इसमें पहले क्या है, मटीरियल जो भी हमें गिवन होएगा। ठीक है, मटीरियल पे जितना भी हमारे एक्सपेंस होंगे। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस जो भी हमारा लास्ट ईयर का बच जाएगा, ये आपको तब समझ आएगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे। वैसे मैंने इससे पहले जो थ्योरी आपको थोड़ी सी दिखाई है उसमें था ना कि हर साल हमारी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट न्यू बनता है।
ठीक है। अगर हमारा हर साल न्यू बनता है तो उस ईयर के एंड में जो हमारे पास अमाउंट बचता है वो नेक्स्ट ईयर का हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। वैसे आप प्रैक्टिकल करोगे नेक्स्ट वीडियो में तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस। देन अगर हम उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ डायरेक्टली परचेज करते हैं मार्केट से, ठीक है, दैट इज डायरेक्टली परचेज, तो वो डायरेक्टली परचेज करते हैं उसको हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में एक्सपेंसेस साइड शो करेंगे क्योंकि हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला पॉइंट मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, रुक जाओ। देन सप्लाई फ्रॉम स्टोर्स, अगर हम एक जैसे कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठीक है, हमारे पास कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो हमने ना सामान बल्क में लेके अपने स्टोर्स में स्टोर कर लिया, ठीक है। हम कॉन्ट्रैक्टर हैं, ऑब्वियस है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होंगे ही होंगे, तो हमने एक सामान मटेरियल जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए रिक्वायर्ड है हमने लेके बल्क में ले लिया और उसको अपने स्टोर्स में स्टोर कर लिया, ठीक है। स्टोर में स्टोर कर लिया। अब हमें जहाँ भी जिस भी साइट पे जितने मटेरियल की जरूरत होती है हम स्टोर से ट्रांसफर कर देते हैं, तो दैट्स वाई सप्लाई फ्रॉम स्टोर। ये भी हमारा सामान था जो हमने कॉन्ट्रैक्ट पे लगाया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हमारा खर्चा हुआ जो हमने किया, तो वो भी यहाँ पे आ गया, सप्लाई फ्रॉम स्टोर्स ऐड किया। उसके बाद ये देखो, अब ये ट्रांसफर फ्रॉम जॉब, ये ट्रांसफर टू जॉब, ये ऐड हो रहा है, ये लेस हो रहा है, ये समझने वाली चीज है। अब आप एक कॉन्ट्रैक्टर और आपके पास 4 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है, आपके पास 4 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और आपके पास इन 2 कॉन्ट्रैक्ट्स का सामान एक जगह पे है, इन 2 कॉन्ट्रैक्ट्स का सामान एक जगह पे है, ठीक है। बट जब ये कॉन्ट्रैक्ट आप ये वाले कॉन्ट्रैक्ट का काम कर रहे हो, इसका कुछ मटेरियल खत्म हो गया, ठीक है। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप जाके मार्केट से और लाओ, बट जो ये दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की साइट है वो आपके बिल्कुल पास में ही है, ठीक है। तो आप ऐसा कर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर तो एक ही बंदा, तो वो ऐसा कर सकता है ना, इसका थोड़ा सा मटेरियल यहाँ पे ट्रांसफर कर दे, ठीक है ना। ट्रांसफर यहाँ से यहाँ किया तो इसके अंदर ऐड हो गया इस कॉन्ट्रैक्ट में और इसके कॉन्ट्रैक्ट में से माइनस हो जाएगा अगर ये देता। फिलहाल हम जो ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं ना, इस वाली ब्रांच का है, अज्यूम कर लो, इसका भी हो सकता है, तो फिलहाल इसका है, ठीक है। अब ये किसी कॉन्ट्रैक्टर दूसरे कॉन्ट्रैक्टर की साइड से सामान यहाँ पे कर रहा है, मतलब ट्रांसफर फ्रॉम जॉब दोनों कॉन्ट्रैक्टर की जॉब थी, ठीक है, तो उसने किसी दूसरे साइड से ट्रांसफर किया, तो ये एक्सपेंसेस इनका हो गया ना, इनका मटेरियल इधर आया, तो यहाँ पे लिख दिया। अगर यही मटेरियल इधर खत्म हुआ होता और इन्होंने दिया होता तो ट्रांसफर टू जॉब इनके मटेरियल में से दूसरे को गया तो वो माइनस हो जाता, ट्रांसफर टू जॉब, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ है। अगर नहीं हुआ तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, दोबारा क्लियर कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं लेबर के कुछ भी अगर एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी वर्कर्स वगैरह होते हैं वो, देन सुपरविजन, देन ओवरहेड, जर्नल ओवरहेड, ये तो सारे नॉर्मल खर्चे हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे प्लांट का ओपनिंग बैलेंस और प्लांट की डेप्थ। ये चीज देखनी है आपको। देखो अब ये इसमें भी 2 केसेस हैं हमारे, यहाँ पे लिख लो केस 1, यहाँ पे है केस 2, ठीक है। एक होता है हमारे को डेप्रिसिएशन डालनी होती है, वो खर्चा होता है। एक कैसे हम करते हैं, इधर ओपनिंग बैलेंस डाल देते हैं, इधर हम क्लोजिंग बैलेंस डाल देते हैं प्लांट का ही, ठीक है। प्लांट का हमने इधर क्लोजिंग बैलेंस डाल दिया, इधर ओपनिंग बैलेंस डाल दिया और हमारा इक्वल होके बैलेंस कट होके डेप्थ भी बच जाती है ना। जैसे अज्यूम करो 100 की ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस 80 की रेडी, तो इफेक्ट तो डेप का 20 का बच गया। एक ये मेथड होता है, एक होता है सीधे ही आप 2 डेप डाल दो, ठीक है, 20 की आपने सीधे ही डेप डाल दी, तो ये भी वैसे ही मेथड है, घूम फिर के बचनी डेप ही है। तो ये देखो इसलिए यहाँ पे लिख रखा है टू प्लांट ओपनिंग बैलेंस या इन दोनों में से टू प्लांट डेप। अगर तो आप ओपनिंग बैलेंस डाल रहे हो तो ऑब्वियस है यहाँ पे प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस है वो भी आपको डालना पड़ेगा, बट अगर आप सीधा डेप डाल रहे हो तो क्लोजिंग बैलेंस की जरूरत नहीं है, ये वाली एंट्री, ठीक है। तो ये वाली एंट्री जहाँ तक होगी हमारी। उसके बाद इसको अभी बाद में करते हैं, अभी वहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस बाद में करेंगे। अब देखो आपने कुछ भी सेल किया, सेल ऑफ प्लांट, ऑब्वियस है सेल हमारी बाय साइड आती है, हम सबको पता है, ठीक है। सेल ऑफ प्लांट, अगर आप कुछ मटेरियल सेल कर रहे हो वो भी बाय साइड। अब उसके बाद आता है कुछ अगर सेल करने पे लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ तो बाय साइड, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल। और अगर प्रॉफिट हुआ बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, ठीक है। अगर प्रॉफिट हुआ तो वो टू साइड, लॉस हुआ तो वो बाय साइड। अब देखो इसके बाद ना आपका P&L अकाउंट बनता है, ठीक है। तो P&L अकाउंट में हम एक्सपेंसेस इधर साइड डालते हैं, तो लॉस हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, ये एंट्रीज ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑपोजिट जाएंगी, ये वाली इधर जाएंगी, ये वाली इधर जाएंगी। तो उस अकॉर्डिंग अगर देखें तो लॉस हमारा एक एक्सपेंस है, हमारा खर्चा ही हुआ, हमें लॉस हुआ तो
तो वो हमारा एक्सपेंस साइड आएगा। दैट्स वाई उसकी एंट्री उधर की गई है, बाय वाली साइड अगर ट्रीटमेंट करेंगे तभी वो कॉस्ट में, प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसिव साइड इस साइड आएगा। दैट्स वाई उधर डला है लॉस, और इधर डलेगा हमारा प्रॉफिट अगर कुछ भी सेल करने को हुआ है। ठीक है, उसके बाद कुछ अबनॉर्मल लॉस, कुछ हमारी वर्कर्स की वजह से कुछ अबनॉर्मल लॉस हो गया, चाहे वो हुआ है प्लांट में, चाहे हुआ है मटीरियल में। ठीक है, जैसे कोई मशीनरी वर्क कर रही है कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो वहाँ पे कोई मशीनरी का यूज़ कर रहे हैं हम, वो खराब होगी, वर्कर्स की लापरवाही होगी, बारिश आने वाली थी उन्होंने खुली छोड़ दी, मशीन खराब होगी। और मटेरियल जैसे रेत वगैरह होती है वो बारिश आने से बह जाती है, तो कुछ एबनॉर्मल लॉस हो गए खुद की गलती की वजह से। ठीक है, तो अबनॉर्मल लॉस आ गया यहाँ पे, अबनॉर्मल लॉस ऑफ प्लांट, अबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल। लॉस है तो एक्सपेंस ही है हमारा, ऑब्वियस है लॉस साइड ही जाएगा इधर। ठीक है, उसके बाद है मटेरियल रिटर्न टू स्टोर। अगर कुछ मटेरियल रिटर्न गया है स्टोर्स में, स्टोर्स से देखो स्टोर, इसके एक ही स्टोर है। ठीक है, इसमें एडवांस में मटेरियल लेके रखा हुआ है, इसकी 4 कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, 1 2 3 4 पार्टीज के इसके कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं। अब ये स्टोर से सबको मटेरियल बेचता रहता है, इसके पास इतना टाइम नहीं है कि बार बार मार्केट में जाए और मटेरियल परचेज करे, तो इसने बल्क में लेके रखा होता है ताकि इसको सस्ता भी पड़ता है। ठीक है, तो वो लेके रख लेता है जब जरूरत पड़ती है। अब मटेरियल जो जितना काम में आया ठीक है, ठीक है, अगर तो कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो गया तो मटेरियल जो बच गया वो स्टोर में वापस जाएगा, उसका खर्चा थोड़ा डलेगा। तो मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, स्टोर में वापस जा रहा है मटेरियल। ठीक है, उसकी एंट्री बाय साइड जाएगी क्योंकि वो हमारे खर्चे तो नहीं है ना, ना ही हमें उसका कुछ मिलने वाला है, तो वो वापस जाएगा। उसके बाद ऐसे अगर कोई मशीनरी है, अगर तो परमानेंट खरीदी है तो बात अलग है, बट अगर यूज के लिए आई है तो ऑब्वियस है वो भी बैक जाएगी स्टोर में, तो मशीन प्लांट बैक टू स्टोर। देन मटेरियल, अगर कितना साइड पे मटेरियल बच गया वो भी बाय साइड में आता है कि साइड पे। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। देखो कैसे, ये हमारा क्लोजिंग है, ईयर खत्म होने वाला है ना, सब कुछ डाल दिया हमने कि अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट का 1 साल खत्म हो गया। ठीक है, अब लास्ट में हमारा मटेरियल कितना बच गया साइट पे, हमारे स्टोर में नहीं, साइट पे कितना मटेरियल बच गया वो हमारा जाएगा नेक्स्ट ईयर। जब हम नेक्स्ट ईयर दोबारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे तब वो हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ठीक है, अभी के लिए मटेरियल ऑन साइट और प्लांट ऑन साइट, जो भी प्लांट्स वगैरह हमारे बच्चे हैं वहाँ पे मशीनरी वगैरह वो कितनी है साइट पे, वो अमाउंट यहाँ पे डलेगा अगर है। ये वाली एंट्री मैंने ऑलरेडी आपको इसके साथ बता दी। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आता है अगर हमें कोई लॉस हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, अगर हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट में लॉस हो जाता है तो उस साइड। ठीक है, अगर हमें कोई प्रॉफिट हो जाता है, अगर तो हमें लॉस हो गया। ठीक है, अगर हमें कोई लॉस हो गया ना, अब यहाँ पे आपको गेम सारी समझनी है, यहाँ से आगे बहुत अच्छी चीज है समझने वाली, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगर तो हमें यहाँ पे लॉस आ गया, इसका सभी का टोटल किया, यहाँ पे लॉस आ गया, देन आगे आपने ये वाली ट्रीटमेंट्स नहीं करनी। ठीक है, वहीं पे सम को क्लोज कर देना। बट अगर आपका आ गया प्रॉफिट या नोशनल प्रॉफिट, इन सबको प्लस माइनस करने के बाद, ठीक है, इसको हम नोशनल प्रॉफिट के नाम से कंसीडर करते हैं। तो अगर आपका प्रॉफिट या नोशनल प्रॉफिट कुछ भी कह लो आ गया, देन हमने इसको प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करना है। अगर लॉस आ गया तो सम को वही स्टॉप कर देना, आगे नहीं करना। ठीक है, इसके बाद आपका नोशनल प्रॉफिट आया, इसको आपने इधर कैरी डाउन करना है और इसको आपने करना है इन 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट। अब यहाँ पे समझनी है गेम सारी कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे होना है। ठीक है, आपका ये आ गया नोशनल प्रॉफिट और ये आ गया, आपको यहाँ पे इसको एक P&L में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक WIP रिजर्व में करना है। ठीक है, एक यहाँ पे आने से पहले हम वहाँ पे वापस जाते हैं। हमने ये चीज अभी तक नहीं समझी, वर्क सर्टिफाइड क्या होता है। ठीक है, वर्क सर्टिफाइड समझते हैं पहले। वर्क सर्टिफाइड में क्या है, ठीक है, एक ना कंपनी का एक बंदे होते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, उसने ना कंपनी को जैसे ही साल खत्म हुआ, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो साल खत्म हुआ, उसने कंपनी को बुलाया, उसने बोला कंपनी को देखो हमारा 80% काम कंप्लीट हो चुका है। कंपनी को कॉन्ट्रैक्टर ने बोला जी 80% वर्क हमारा डन हो चुका है। कंपनी ने देखा बिल्डिंग वगैरह काफी हद तक बन चुकी थी। ठीक है, बट कंपनी ने खुद से डिसीजन नहीं लिया, कंपनी ने बुलाया कंपनी के आर्किटेक्ट को। किसको बुलाया? आर्किटेक्ट को। उसने क्या किया आर्किटेक्ट ने, उसने सारा कुछ चेक किया, जो भी उस कंस्ट्रक्टर ने बताया कि उन्होंने 80% वर्क डन कर दिया है। आर्किटेक्ट को बुलाया, उसने सारा काम चेक किया। और आर्किटेक्ट की एक खासियत है, जब भी कंस्ट्रक्टर उसको बोलता है कि उसका इतना % काम कर दिया है, आर्किटेक्ट ने उसको हमेशा कम करके बताना है। उसने कहना है, आर्किटेक्ट ने हमेशा ही उसका होता है, कहेगा या 70 या 60, कहेगा नहीं जी आपने 80% वर्क अभी तक डन नहीं किया है, आपका 70 या 60% वर्क डन हुआ है। जितना आर्किटेक्ट ने वर्क को सर्टिफाई कर दिया, मतलब आइडेंटिफाई कर दिया कि इतना वर्क डन है,
वो वैल्यूज वहाँ पे डलती हैं कि इतना वर्क सर्टिफाई हो चुका है, इतना वर्क अनसर्टिफाइड अभी बाकी है। ठीक है, वहाँ पे नाम देखो वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड। जितना वर्क आर्किटेक्ट सर्टिफाइड कर देगा साल के बाद, साल के एंड में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर एंड ईयर एंडिंग देखो ऊपर लिख रखा है 1 साल के लिए होता है सिर्फ। नेक्स्ट ईयर अगर कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा चला जाता है साल से तो न्यू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनता है। ठीक है, तो आर्किटेक्ट ने 70% वर्क को अगर वेरीफाई किया तो वहाँ पे 70% के अकॉर्डिंग ही वैल्यू आएगी, जितना ये वेरीफाई करेगा। कॉन्ट्रैक्टर ने जो वैल्यू बोल दी वो नहीं चलेगी, जो आर्किटेक्ट वेरीफाई करेगा वही वैल्यू चलेगी। ठीक है, तो वहाँ पे वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यूज आ जाएंगी जो भी होंगी इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड क्या है। देन हम वापस अपने यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे P&L एंड वर्क इन रिजर्व, अब इसमें वैल्यूज कैसे ट्रांसफर करनी है, अब ये चीज़ बहुत बड़ी समझने वाली है और बहुत थोड़ी सी ध्यान देने वाली है और थोड़ा दिमाग लगा के समझते हैं इसको। यहाँ पे देखो, पहले ये मैंने शॉर्ट फॉर्म्स में लिख रखा है, इसकी आपको मतलब पता होनी चाहिए। CR से होगा हमारा कैश रिसीव, अगर जितना भी हमें कैश रिसीव हो रहा है वो हमें स्टेटमेंट में गिवन होगी कितनी कैश रिसीव हो रही है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करते हैं तो हमें एडवांस में कैश रिसीव होती है ना, वो। उसके बाद ये है वर्क सर्टिफाइड, जो हमारा वहाँ पे है जिसको आर्किटेक्ट ने सर्टिफाई कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का एक प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस क्या हमें मिलने वाला है, NP नोशनल प्रॉफिट जो हमारा वो निकला है। ठीक है, EP एस्टिमेटेड प्राइस, ये चीज़ ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो भी आपका ये नोशनल प्रॉफिट आया है, ठीक है, एक ना ये फॉर्मूला होएगा, ये क्या है WC से वर्क सर्टिफाइड और CP से क्या है हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। वर्क सर्टिफाइड और हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होएगा वो वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 करके आपकी एक निकलेगी परसेंटेज। इसको डिवाइड मल्टीप्लाई 100 करके निकलेगी एक आपकी परसेंटेज। उस परसेंटेज को आपने देखना है कि वो किसके अंदर आती है। अगर तो वो 0 से लेके 25% तक आती है, 0 से लेके 25% तक आती है, देन तो नील, देन P&L को कोई अमाउंट नहीं मिलेगा, जितना भी नोशनल प्रॉफिट है सारा WIP रिजर्व को जाएगा। अगर वो वैल्यू 0 से लेके 25% तक है देन P&L नील रह जाएगा, सारी वैल्यू WIP को चली जाएगी। बट अगर वो वैल्यू 25% से लेके 50% तक है, अगर यहाँ पे परसेंटेज आपने देखनी है क्या आ रही है, मेन गेम इसकी है। अगर आपको ये समझ आ गया ना स्टेप, तो आपको ये सम सोल्व है। 25% से लेके अगर 50% के बीच में आपकी परसेंटेज आ रही है, देन ये फॉर्मूला है नोशनल प्रॉफिट, जो हमारा वो प्रॉफिट आएगा नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई कैश रिसीव कितने की हुई है और डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ऐसा ही रहेगा 50 to 90 में भी, बस ये चीज़ चेंज हो जाएगी, 1/3 की जगह यहाँ पे 2/3 आ जाएगा। ये होती है अगर 50 से लेकर 90 के बीच की आपकी परसेंटेज आती है। ठीक है, यहाँ तक तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब आती है अगर हमारी 90% पूरी या 90% के इज इक्वल्स टू या 90% से ज़्यादा वैल्यू होती है तो, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड प्राइस। ये वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड प्राइस। इसका फॉर्मूला क्या है, एक है एस्टिमेटेड प्राइस मल्टीप्लाई कैश रिसीव डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, की कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना है, कैश कितनी रिसीव हुई है, मल्टीप्लाई एस्टिमेटेड प्राइस। अब ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो देखते हैं पहले। देखिए फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। देखिए EP, ये तो हमें पता है, CR और CP हमें मिल जाएगा, CR और CP हमने ऑलरेडी देखा था। बट जो ये EP है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए ये फॉर्मूला होता है, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो माइनस एक्चुअल कॉस्ट जो हमें टिल डेट तक गिवन मिली होगी वो, एंड माइनस फाइंड दी एस्टिमेट कॉस्ट, वो माइनस कर देंगे हम एस्टिमेट कॉस्ट को, तो हमारा एस्टिमेट जो प्राइस है वो निकल आएगा। ये इसका फॉर्मूला है। वैसे ये केसेस बहुत कम होते हैं कि 90% वाला आए, बट हम जस्ट इसको फॉर्मेट के बेस पे समझ रहे हैं, इसको हमने लेके नहीं चलना क्योंकि सम बहुत रेयर है इसके रिलेटेड। बेसिकली इन तीनों के बीच में ही आएंगे जो ऊपर वाले हैं, इसका चांस बहुत कम है, बट फिर भी हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला भी थोड़ा इन दोनों से डिफरेंस है इन सबसे। ठीक है, ये तीनों सिमिलर है बिल्कुल। यह है नील, ये फॉर्मूला 1/3 के बेस पे है, ये 2/3 के बेस पे है। ठीक है, ये चांसेस बहुत कम है, बट फिर भी समझ लिया हमने इसका। ये फॉर्मूला है, आप कॉपी में नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब इस
फ्रेंड्स इसके आगे है हमारी बैलेंस शीट, और वो जब आप सम करोगे तो तब आपको उसी वेले समझ आ जाएगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बैलेंस शीट आपको जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हो ना बहुत आराम से समझ आने वाली है, क्योंकि हमने अभी तक बैलेंस शीट तो की है। मेन इसी का था कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ ऑफ आइटम्स थी, दैट्स वाई इसको समझाया। और जो लास्ट वाला नीचे वाला पोर्शन है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना सम इनकम्प्लीट है, दैट्स वाई इसकी को करवाया। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में एक बेल आइकन होएगा उसको ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और पूरी तरह से टॉपिक समझ आया है। बाय बाय।